Welcome everyone. This is the fourth tutorial of the series, data structure, right? So let's call it tutorial 4, right? In this tutorial, what we are going to do, we are going to do some hands-on, okay, on arrays. So basically first tutorial में अगर हम रिकैप करें तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने समझा था कि डीएस क्या होता है। सेकेंड ट्यूटोरियल में हमने समझा था इम्पोर्टेंस क्या है डीएस की, राइट? और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा था। थर्ड ट्यूटोरियल में हमने अपने पहले डेटा स्ट्रक्चर एरे के बारे में समझा था, प्योर थ्योरी समझी थी हमने, ठीक है। अब फोर्थ ट्यूटोरियल में हम क्या करने जा रहे हैं? फोर्थ ट्यूटोरियल में हम हैंड्स ऑन करने जा रहे हैं, राइट? किस लैंग्वेज में करेंगे? तो मैं प्रेफर करता हूँ हैंड्स ऑन, बेसिकली मैं जावा में करूंगा। ऑल्सो मैं कुछ ट्यूटोरियल्स नोड जेएस पे भी आपके लिए बना दूंगा कि आप नोड जेएस पे अगर करना चाहते हो, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट पे अगर आप करना चाहते हो तो आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जावा स्क्रिप्ट पे भी कर सकते हो। बेसिक इज लाइक सारे लैंग्वेजेस जो भी आप यूज कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं चेंज होंगे, राइट? तो कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। आपके पास अगर आप सी शार्प यूज करना चाह रहे हो तो आप सी शार्प कर सकते हो, ठीक है। अगर आप गोलैंग करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इस सीरीज में जावा, राइट, एंड नोड जेएस, मीन्स जावा स्क्रिप्ट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे और किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप लीड कोड के बारे में जानते हैं तो ये एक बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली आप गूगल खोलिए, क्रोम या कोई भी ब्राउजर जो आपके पास हो, और वहां पे टाइप करिए leadcode.com। जब आप leadcode.com टाइप करेंगे, अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाके पहले अकाउंट बना लीजिए, और जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको होम पेज दिखेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद आप इस एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करिएगा। एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करते ही ये आपको बहुत सारे सेक्शंस दिखाएगा, जैसे आपको अगर बिगनर गाइड है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं अगर आपको प्रिपेयर करना है अपने कोडिंग इंटरव्यूज के लिए, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो हम डिस्कस करेंगे, एरे 101 एंड मैनी मोर। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पोर्टल को जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट क्या होने वाला है? हमारा टारगेट होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, और ये कुछ इसमें जो कोडिंग है, कुछ क्वेश्चंस जो इसमें है वो पेड हैं, ठीक है। तो मैं एक बार वापस एक्सप्लोर पे जाता हूँ, और बेसिकली पेड इसलिए है क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट इनिशियल फेजेस में नहीं है अगर आप कोई बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। जैसे हमने एरे के बारे में पढ़ा था, राइट, तो हम एरे वाले सेक्शन पे जाएंगे। बेसिकली मैं यहाँ फीचर्ड पे गया हूँ, और आप फीचर्ड पे मोर पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एरे 101 दिख जाएगा, ठीक है। तो हम एरे 101 पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में थोड़ी थ्योरी दी गई है। तो ये थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप अगर चाहें तो ओवरव्यू कर सकते हैं इस थ्योरी को। अदरवाइज आप सिंपली इंट्रोडक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और इंट्रोडक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम बेसिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपका फाउंडेशन क्रिएट कराऊंगा, और जब ये फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन इनमें से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी दी गई है यहाँ पे, सपोज ये डीवीडी बॉक्स का एग्जांपल दिया है इन्होंने, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली कुछ अलग नहीं लिखा होगा, जो हमने कवर किया है वही लिखा हुआ है। अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको वन बाय वन पढ़ सकते हो।
कि एरे क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। बहुत सारी थ्योरी दी गई है, ऑब्वियसली मैं कवर कर चुका हूँ डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, और ताकि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और फिर इसके बाद आप इस वाले क्वेश्चन मैक्स कंसेक्यूटिव वंस पे आइए। तो हम लीड कोड क्यों यूज कर रहे हैं? बेसिकली लीड कोड या हम कोई अदर प्लेटफॉर्म, मैं कोई प्लेटफॉर्म प्रमोट नहीं कर रहा, बट अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं आप यूज कर सकते हैं। मैंने हैकर अर्थ भी यूज किया है, हैकर रैंक भी यूज किया है, नाउ आई एम यूजिंग लीड कोड, राइट? इट डिपेंड, राइट? जहां से आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं और जहां से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, तो लीड कोड आपकी प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। तो आप leadcode.com खोल के आप इस पे मैक्स कंसेक्यूटिव वंस पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इंट्रो हो गया leadcode.com के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, इस इंटरफेस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि बिकॉज ये नया है आप लोगों के लिए, अगर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको पहले एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, उसके बाद हम कोडिंग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो बेसिक हिरार्की या बेसिक वो जो लेआउट होता है leadcode.com प्लेटफॉर्म का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन की जो हेडलाइन होती है, जैसे इस क्वेश्चन की हेडलाइन है मैक्स कंसेक्यूटिव वंस, राइट? तो इन्होंने कोई भी हेडलाइन दे रखी है। नाउ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, और वो कैसे होगा हम उसको भी सीखेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ऑलरेडी किस तरीके से मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, किस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ, तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस बनती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस मेरे लिए भी नए हैं, तो मैं भी इसको उसी तरीके से सॉल्व करूंगा। मे बी हम कुछ एरर्स आएंगी उनको सॉल्व करेंगे, मे बी कंपाइलेशन इश्यूज भी आ सकते हैं, रन टाइम इश्यूज भी आ सकते हैं, मे बी सबमिट करने के बाद भी इशू आ सकते हैं, तो वो सब चीजें हम डिबग भी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में कोई भी सोल्यूशन लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई भी डेवलपर एक बार में कोई सोल्यूशन नहीं लिख सकता, उसको डिबग करना ही पड़ता है। ठीक है, तो टेस्ट केसेस बनाएंगे, उसको देखेंगे कि टेस्ट केसेस में की जो है क्या टेस्ट केसेस बन रहे हैं, किस तरीके से कॉर्नर टेस्ट केसेस हैं, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो उसके पहले मैं यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब कर देता हूँ, ताकि कोई नोटिफिकेशन आप लोग को डिस्टर्ब ना करे। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ। इट सेज दैट गिवन अ बाइनरी array nums, ओके, so if it's saying the binary array, तो इस क्वेश्चन को मैं रीड करना सिखा रहा हूँ बेसिकली आपको। ठीक है, तो इट सेज दैट गिवन अ बाइनरी array nums, it means there is an array which is called nums, so we can say okay, we can check in the input कि कोई array ऐसा है क्या जो nums टाइप का है। तो इनपुट में अगर आप देखोगे तो एक array है जो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है, कोई nums टाइप का array है, वो यहाँ पे है, राइट? तो ये array है, और ये कह रहे हैं क्या, बाइनरी array है। तो बाइनरी एरे बेसिकली क्या होता है? बाइनरी एरे बाइनरी नंबर्स के बारे में आप जानते होंगे, सिर्फ जीरो और वन जिसमें होते हैं, राइट? बाइनरी इज जीरो, इधर जीरो और वन। तो बाइनरी एरे है तो मतलब या तो इस एरे में जो इनपुट एलिमेंट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, वो या तो जीरो होगा या वन होगा, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, इसको बाइनरी एरे। ठीक है, मैं प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर रहा हूँ बेसिकली, तो किस तरीके से प्रॉब्लम रीड करनी है। तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में क्लियर हैं कि देयर इज अ बाइनरी एरे जिसको हम नम्स बोल रहे हैं। ठीक है, और वो एरे क्या है, या तो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है। ठीक है, इस एरे के जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो वन हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं। इट सेज दैट रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन द एरे। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है, रिटर्न करना है हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ वन। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वन। सो कंसेक्यूटिव वन का मतलब जो एक साथ वन आए हो, ठीक है, उसका मैक्सिमम नंबर ये बोल रहे हैं, उसको रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक एरे दिया हुआ है इन्होंने, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वन यहाँ पे दो बार आया हुआ है, जो कि लगातार है ना, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, और उसके बाद जीरो आया है, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव वन की जो काउंट हो गया वो कितना हो गया, टू हो गया। और उसके बाद यहाँ पे भी वन आया हुआ है, ठीक है, तो इसका काउंट कितना हो गया, थ्री हो गया। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव वन है, टू एंड थ्री, और ये मुझसे क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस हमको रिटर्न करने हैं। तो मैक्सिमम कितने हो गए यहाँ पे, थ्री, तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या बोल रहे हैं, ये थ्री। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, इसका क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि द फर्स्ट टू डिजिट और द लास्ट थ्री डिजिट आर कंसेक्यूटिव वंस, जो कि हमने देखा कि पहले दो नंबर या तो वन है
या फिर लास्ट के 3 1 दिख रहे हैं, है ना? और जो मैक्सिमम नंबर है इन दोनों में से, 2 और 3 में से, वो क्या है? वो 3 है, ठीक है? तो ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वन इज 3। ठीक है भाई। अब हम सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है? ये हर चीज का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ये आपको उन इनपुट्स का एक्सप्लेनेशन देंगे जिससे आप क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इनपुट फॉर्मेट क्या है और आउटपुट फॉर्मेट क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक वन यहाँ आया हुआ है, 2 वन यहाँ लगातार आए हुए हैं और एक वन लास्ट में आया हुआ है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वन यहाँ पे लगातार कितने आए? 2 आए हैं, तो इन्होंने आउटपुट 2 लिख दिया, ठीक है? तो इनपुट एंड आउटपुट तो क्लियर है, ठीक है? अभी इसको जब हम करेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में देखेंगे, टेस्ट केसेस बनाएंगे, तब हम देखते हैं कि और कैसे क्लियर हो सकता है। बट अभी जो इन्होंने इनपुट दिया हुआ है वो तो क्लियर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वन हमको निकालने हैं, काउंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वन निकालने हैं जो कंसेक्यूटिव हो, ठीक है? तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब एक सेक्शन इसमें आता है कंस्ट्रेंट का। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो कंस्ट्रेंट सेक्शन क्या बताता है कि जो आपका यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है ना, लाइक 1,1,0,1,1, राइट? तो ये कह रहा है कि जो नम्स डॉट लेंथ होगा, अब नम्स डॉट लेंथ क्या है? बेसिकली इस एरे की जो लेंथ होगी या इस एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो मिनिमम एक भी हो सकता है और मैक्सिमम 10⁵ तक हो सकते हैं, ठीक है? मिनिमम एक हो सकता है या मैक्सिमम 10⁵ तक हो सकते हैं। आइडियली अगर कोई भी प्रोग्राम O ऑफ n में सॉल्व होना है, ठीक है, तो उसके जो इनपुट्स होंगे ना वो 10⁵ तक जाते हैं। अगर वो प्रोग्राम n कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर में सॉल्व होना है तो वो 10⁵ तक इनपुट जाते हैं। वो आप जब एक्सपीरियंस के साथ आप धीमे धीमे करोगे तो आपको ये चीज रियलाइज भी हो जाएगी। बेसिकली जो 10⁵ ऑपरेशन है सीपीयू एक सेकंड में कर सकता है, तो इसीलिए जो मैक्सिमम जो यहाँ पे लेंथ दी गई है वो 10⁵ दी गई है, ठीक है? तो जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये 10⁵ है और ये 1 से 10⁵ है, तो मैक्सिमम नंबर जो हम अगर लूप चलाएंगे यहाँ पे लीनियर, तो एक सेकंड में वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा कह रहा है कि जो नम्स ऑफ आई है, मतलब आई क्या है यहाँ पे? कोई भी इंडेक्स की जो वैल्यू है, जैसे नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 2, राइट? हमने देखा था ना कि एरे में इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। तो इंडेक्सिंग से क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कोई भी आई की वैल्यू यहाँ चूज करूं, आई लाइक लेट्स से 2 चूज करता हूं, तो नम्स ऑफ 2 यानी कि 0 1 2 दिस 0, राइट? कोई भी जो नम्स ऑफ आई होगा या तो वो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि ये बाइनरी एरे है। तो हमने ये देखा था कि हाँ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या तो वो 0 होंगे या 1 होंगे, तो वो चीज यहाँ पे बोल रहा है वो, ठीक है? कि 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्लियर है कि यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट आया क्वेश्चन का, यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल आया, यहाँ पे उन्होंने कुछ इनपुट एंड आउटपुट के एग्जांपल दिए आपको और यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना आना चाहिए, आप एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उसके इनपुट एंड आउटपुट से क्लियर हैं कि नहीं ये भी आपको देखना आना चाहिए, और आपको कंस्ट्रेंट्स भी जरूर देखने हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज करो यहाँ पे ये बोलते कि नम्स ऑफ आई 0 1 और 2 हो सकते हैं, या नम्स ऑफ आई 0 1 और 3 हो सकते हैं, और ये मान लो बाइनरी एरे ना होता, तो ये आपको कंस्ट्रेंट से पता लगेगा कि इस इनपुट का नेचर क्या है ना? तो इस इनपुट एंड आउटपुट का जो नेचर होता है वो हमें कंस्ट्रेंट से पता लग जाता है कि क्या दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने एक शो हिंट वन का ऑप्शन दिया है, तो अभी हम हिंट नहीं देखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि सॉल्व कर पाए। यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो अपनी, लाइक सी प्लस प्लस में आपको करना है, जावा में करना है, पाइथन में करना है, तो बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट की गई हैं। तो बेसिकली हम जो सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, हम जावा में करेंगे, ठीक है? और जावा स्क्रिप्ट में करेंगे। तो जावा में भी कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस सेक्शन में या इस सेशन में, वो जावा पे करूं, और अगले लेक्चर में मैं आपको वही सेम चीज जावा स्क्रिप्ट पे करूं। जैसा मैंने बताया था, प्री रिक्विजिट है आपको कोई एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अगर आपको सी प्लस प्लस भी आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज है। पाइथन आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज है। सी शार्प, एवरीथिंग इज सेम। बस थोड़े बहुत सिंटेक्स का फर्क होता है, ठीक है? बाकी तो सब सेम ही होता है। तो ये हम लोग को पता लग गया कि ये सेक्शन क्यों यूज किया गया है। अच्छा, राइट वाला सेक्शन क्या है? ये कह रहा है कि रिट्रीव द लास्ट सबमिटेड कोड, मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा
तो जो भी मैंने लास्ट सबमिट कोड किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे कोई भी लास्ट सबमिटेड कोड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी लास्ट सबमिटेड कोड नहीं आया है। बट आपने अगर किया होगा तो आपको वो दिख जाएगा। अच्छा, ये वाला आइकन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रीसेट कर दो डिफॉल्ट कोड डेफिनेशन पे। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, राइट, सपोज आई राइट समथिंग, और मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, कि यार मैं शुरू से करना चाहता हूँ, स्क्रैच से करना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और वो जो आपका सारा कोड है ना वो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये बटन आप तभी क्लिक करें जब आपने एग्जिस्टिंग कोड का बैकअप लिया हुआ हो। अदरवाइज आपका पूरा कोड क्या होगा, हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कुछ सेटिंग, कोड एडिटर सेटिंग दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको थीम चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ टुमारो नाइट थीम चूज किया है। आप कोई भी थीम चूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं डार्क थीम पसंद करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क थीम यूज किया हुआ है। और कुछ बाइंडिंग के ऑप्शन है जिसको आपको एक्चुअली में देखने की जरूरत नहीं है, बट आप प्ले अराउंड कर सकते हो इनके साथ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक एडिटर, जहाँ पे हम अपने कोड को, जो भी हम कोड करना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे। तो जो भी हम कोड करना चाह रहे हैं वो हम डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं, और हम अपने फेवरेट एडिटर VS कोड या इक्लिप्स या इंटेलिजे या कोई भी आपका फेवरेट एडिटर हो, लाइक C++ के लिए कोई फेवरेट एडिटर हो तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं लिखो डायरेक्ट, क्योंकि क्या होता है जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, है ना, तो वहां पे डिस्कशन जो होंगे ना, उसमें आपको कोई एडिटर नहीं देगा। तो या तो आप गूगल डॉक पे लिख रहे होगे, या फिर आप सिंपल नोटपैड पे लिख रहे होगे, या इस टाइप के एडिटर पे लिख रहे होगे, या जितने भी ऑनलाइन हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें भी आप डायरेक्ट लिखोगे तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी इससे। तो मैं यहीं पे कोड लिखूंगा। और दूसरी चीज है, यहाँ पे कस्टम टेस्ट केसेस दिया गया है, और यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, रन कोड एंड सबमिट कोड। तो बेसिकली रन कोड क्या करता है कि आपने यहाँ जो भी कोड लिखा है ना, उसको इन एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पे रन करेगा। उनके जो आपने कोड लिखा है और यहाँ पे जो एग्जाम्पल इनपुट दिए गए हैं, उनके अगेंस्ट रन करेगा और चेक करेगा कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आउटपुट इन्हीं दो टेस्ट केसेस या जो भी इनके टेस्ट केसेस डिफाइन है उसी में फेल हो जाता है, तो वो आपको सबमिट करने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी फेल हो रहा है एग्जाम्पल टेस्ट केसेस के लिए। और जब आप सबमिट करते हो तो वो क्या करता है, आपका कोड सर्वर पे भेजेगा इनके, और वो क्या करेगा, वो आपके कोड को इवेल्युएट करेगा बहुत सारे टेस्ट केसेस के अगेंस्ट। तो अभी तो यहाँ पे आपको दो टेस्ट केस दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है वहां पे 1000 टेस्ट केसेस हो, 2000 टेस्ट केसेस हो, 10 टेस्ट केसेस हो। तो सबमिट करने पे वो बेसिकली उनके सर्वर पे भेज के उन टेस्ट केसेस को रन करता है, और आपको रिटर्न करता है कि ये जो कोड आपने लिखा है वो सही है, या TLE आ रही है, यानी टाइम लिमिट एक्सीड आ रही है, या रन टाइम एरर आ रहा है, वट एवर, राइट। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम कोड कर रहे होते हैं तो इन सैम्पल टेस्ट केसेस पे तो पास हो जाता है, लेकिन जब हम सबमिट कर रहे होते हैं तो वहां पे वो फेल होता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर आपने जो कोड लिखा है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो टाइम लिमिट एक्सीड भी आ सकता है। यानी वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में लिख रहे हो, लिखोगे, और आप लिख रहे हो O(n)² में, है ना। तो वो कह देगा कि भाई तुम्हारा जो टेस्ट केसेस है ना वो 50-60 तो टेस्ट केस पास हो गए, लेकिन उसके बाद के टेस्ट केस पास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो कोड है वो TLE दे रहा है, वो जो हम उम्मीद कर रहे थे इतने टाइम में पास हो जाएंगे सारे टेस्ट के, उसमें नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली उसे TLE बोल देते हैं। रन टाइम एरर में ये हो जाता है कि आपका कोड, यहाँ पे आपने मान लो कुछ लिखा, ठीक है, और आपका कोड कुछ इनपुट्स के लिए लेट से फेल हो गया रन टाइम पे, लाइक आपने कुछ डिवाइड बाय जीरो कर रखा है, या आपने कोई मान लो इंडेक्स ऐसा एक्सेस करना चाह रहे हो जो है ही नहीं। ठीक है, तो उस टाइप के केसेस रन टाइम एरर में सॉल्व हो जाते हैं। मेमोरी इश्यूज भी आते हैं, तो वो तो एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो वैसे वैसे वो चीजें दिखती जाएंगी, तो उसको कोई थ्योरी में एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। तो ये प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही बेहतर है। तो चलो, अब टाइम वेस्ट किए बिना हम देखते हैं, एक दो एग्जांपल लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक क्लास बना के दी हुई है सॉल्यूशन, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बनाते हैं, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है जो भी ये लोग बना रहे हैं। लेकिन अगर C++ पे जाओगे तब भी इन्होंने क्लास सॉल्यूशन बना रखी है, तो मतलब अगर आप इसको चेंज कर दोगे ना तो वो उनके जो सबमिट करने पे क्या होगा, उसको मिलेगी नहीं ये क्लास। ठीक है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा है कि ये सॉल्यूशन नाम की क्लास है, तो इसको चेंज मत करना। तो C++ से ना करके हम जावा पे जाएंगे, और यहाँ पे ये एक फंक्शन दिया गया है ना। तो इस फंक्शन के अंदर हमें अपना सारा कोड लिखना है। इस फंक्शन को भी हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा है कि जो फंक्शन है
अब वो यही फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सपोज होता क्या है कि उनके पास ना एक मेन मेथड लिखा होगा, और उस मेन मेथड में वो इस सॉल्यूशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, और इस सॉल्यूशन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइंड मैक्स कंसेक्यूटिव वंस को कॉल कर रहे होंगे। और अगर आपने मान लो इसका मेथड का नाम चेंज कर दिया, सपोज फाइंड मैक्स कंसेक्यूटिव वंस 1 कर दिया, और आप इसको रन कर रहे हो ना, तो क्या करेगा, वो कहेगा कि ना मुझे ये मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है ना कि मुझे मिल नहीं रहा है, और देखो ये क्या कर रहा है, ये इसने एक मेन मेथड लिखा होगा, और उस मेन मेथड के अंदर इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा सॉल्यूशन का, और इसने कॉल किया होगा फंक्शन को विद सम पैरामीटर, राइट। तो ये कुछ इनकी ऑलरेडी ड्राइवर क्लास बना रखी है इन्होंने, तो आप इनको चेंज मत करो, तो आप फंक्शन के नाम चेंज मत करो, आप नए फंक्शन बना सकते हो, बट जो मेन फंक्शन होगा, जो सॉल्यूशन का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, वो इसी को करेगा। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इनिशियल इसको यूज कर रहे होते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म ना, तो उसके बारे में अगर अवेयर नहीं होते तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार ये क्यों एरर आ रहा है, मैंने तो सब कुछ सही किया है ना। तो ये चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इन चीजों को किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, तो चलो यार, अब ये तो हो गया सब, अब हम रियल कोडिंग पे आते हैं। ठीक है, तो मैं एक यहाँ इनपुट ले लेता हूँ जो इसने लिया हुआ है 110111, और इसको थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं कि किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में चेक करते हैं। तो सपोज मैं एक यहाँ नया पेज बनाता हूँ, और मेरा इनपुट है 110111। तो इन्होंने कहा कि इनपुट है 110111। तो क्योंकि क्या है ना कि हमको ये इनपुट दिया गया है और ये एक एरे है, तो हम इसको ना प्रॉपर बना लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर बना लेते हैं, प्रॉपर इंडेक्सिंग करके। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे एक इंडेक्स 0 है जिसके पास 1 एलिमेंट है, यहाँ पे मैं इंडेक्स बना रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, इंडेक्स बना रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं, आईडी मतलब इंडेक्स, और यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं, एक्चुअल जो एलिमेंट है उसके अंदर वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे 1 दिया गया है, 1 इंडेक्स पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, 2 इंडेक्स पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 3 इंडेक्स पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4th इंडेक्स पे क्या हुआ है, 1 दिया हुआ है, और 5th इंडेक्स पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यही इनपुट है ना मेरा, एक बार चेक कर लेते हैं। 001111, ठीक है, 001111। अब मुझसे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि तुम्हें मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस निकालने हैं, मतलब वो वाले वंस निकालने हैं जो साथ में आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा सोचें और चेक करें, देखो एक चीज बता देता हूँ, एक क्वेश्चन को करने के ना कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो सॉल्यूशन है वो किसी और के सॉल्यूशन से डिफर हो। ठीक है, तो हर एक का सॉल्यूशन यूनिक होता है, लेकिन जो इनपुट है उसके अगेंस्ट अगर वो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं आपके कोड के, जो आपने कोड लिखा है, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। ऑल दो आप उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैं और उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे उसमें मत जाना कि अरे यार इसने तो 3 लाइन में सॉल्यूशन लिख दिया है और मेरा सॉल्यूशन तो 10-15 लाइन का हो रहा है। तो यार नंबर ऑफ लाइंस मैटर नहीं कर रही है, यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस मैटर नहीं करेंगी, कोड में आपके कितना बड़ा कोड लिख रहे हो, आपका यहाँ मैटर करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेमोरी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो, बट अगर आपके टेस्ट केसेस वगैरह पास हो रहे हैं और आपने अच्छा सॉल्यूशन लिख रखा है जो लोगों को समझ में आ रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारे जो है लोगों को देखा है कि वो तरह तरीके के आई जे के टी ऐसे टाइप के वेरिएबल्स बना लेते हैं, और लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है उन सॉल्यूशंस को। तो आप मीनिंगफुल वेरिएबल नेम दो। ठीक है, वो हम देखेंगे भी, और आप जो आपको एल्गोरिदम आप बना रहे हो अपना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, और अगर ये पास हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, यू आर गुड टू गो। तो चलो अब देख लेते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे ये दो वन एक साथ आ रहे हैं, राइट, 0 और 1 पे। और उसके बाद जब मैं सेकंड इंडेक्स पे आ रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी कि ये जो चेन थी, ये जो कंसेक्यूटिव वन की चेन थी, ये यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है 0 आने पे, है ना। और फिर जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव 1 आ रहे हैं। ठीक है, और उसके आगे कोई 0 नहीं है, तो ये जो चेन है वो कंटिन्यू हो रही है ना, ये 1 और 1 वाली। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सपोज करो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इंडेक्स नंबर 0 पे गया तो मुझे एक 1 मिला, है ना। अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 पे गया, मुझे एक 1 मिला। तो अगर मुझे एक 1 मिला, तो मतलब मुझे तो क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ वंस ही तो काउंट करने हैं।
तो मतलब जो नंबर ऑफ वन अगर एक मैं वेरिएबल बना लूं कि लेट्स से नंबर ऑफ वन टाइप का एक वेरिएबल बना लूं, ठीक है, ये क्या हुआ नंबर ऑफ वन टाइप का वेरिएबल, इसने क्या किया, ये स्टोर कर रहा है कि कितने वन मिले हैं अभी तक, है ना। तो जब मैं जीरो इंडेक्स पे आया तो मुझे एक वन मिला है ना, तो जब मुझे एक वन मिला है तो नंबर ऑफ वंस का वेरिएबल क्या अपडेट कर लेगा अपनी वैल्यू को, वन। इनिशियली मान के चलो ये जीरो था, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ा, इंडेक्स नंबर वन पे आया, जब मैं इंडेक्स नंबर वन पे आया तो मैंने देखा कि भाई इंडेक्स नंबर वन पे कौन सा एलिमेंट है, तो इसने बोला कि इंडेक्स नंबर वन पे जो एलिमेंट है वो वन है। तो आपने कहा ठीक है, मुझे तो वन ही काउंट करने हैं, तो मतलब पिछला एलिमेंट भी वन था, अगला एलिमेंट भी वन मिल रहा है, तो इसका मतलब अब मेरे पास जो काउंट हो गया ना, वो कितना हो गया, प्रीवियस वाला काउंट यहाँ वाला यानी कि वन, और नया एक वन मिल गया मुझे यानी कि एक और वन, तो कितने काउंट हो गए, टू हो गए। तो मतलब यहां तक मुझे कितने मिल चुके हैं, वन, टू मिल चुके हैं। मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहाँ पे आया, इस जीरो वाले पे आया ना, सेकंड नंबर इंडेक्स पे। तो जैसे ही मैं सेकंड नंबर इंडेक्स पे आया तो मुझे क्या मिला, जीरो मिला। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे ना जीरो काउंट नहीं करना है, मतलब मुझे तो नंबर ऑफ वंस काउंट करने थे, और अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब इसने तो मेरी चेन ब्रेक कर दी, है ना, इसने तो मेरी चेन ब्रेक कर दी। जब इसने मेरी चेन ब्रेक कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिछला नंबर ऑफ वन टू मिला था वो एक मेरे पास रिजल्ट हो गया, यही तो हुआ। यानी कि मुझे अभी तक कितने वन मिल चुके हैं, दो वन मिल चुके हैं, और इस जीरो ने क्या किया, इस जीरो ने नंबर ऑफ वन की जो कंसेक्यूटिव चेन चल रही थी उसको ब्रेक कर दिया। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ वन क्या रह गया, जीरो रह गया ना। मतलब अगर मैं इस टू को छोड़ दूं, दो मुझे पहले मिल चुके हैं, लेकिन इस केस में तो जीरो, अब जीरो हो गया, जीरो आ गया, तो अब तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, नंबर ऑफ वन तो मिला ही नहीं, तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंसेक्यूटिव चेन तो इसने ब्रेक कर दी। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला, इसने कंसेक्यूटिव चेन मेरी ब्रेक कर दी है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको एक सॉल्यूशन मान के चलूं, तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने ना तुम्हारी जो कंसेक्यूटिव चेन चल रही थी उसको ब्रेक कर दी, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें नई चेन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं। तो अब मैं इंडेक्स नंबर थ्री पे गया, और जब मैं इंडेक्स नंबर थ्री पे गया तो मैंने देखा ठीक है, थ्री पे मेरे पास ना वन मिल रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे तो वन ही काउंट करना है ना, जब मुझे वन काउंट करना है तो मैंने कहा कि अब जो नंबर ऑफ वन है मेरे पास, अब ये नंबर ऑफ वन अलग है, ठीक है, ये नंबर ऑफ वन अलग है, अब ये जो नंबर ऑफ वन वेरिएबल बना है ये अलग बना है, क्योंकि इसको मैंने ब्लैक से डिनोट किया है, इसको मैं अब इसीलिए ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियली ये भी क्या था, जीरो था, ठीक है, जैसे ये जीरो था वैसे ये भी जीरो है। तो अब क्या हुआ, इसने कहा कि मुझे एक वन मिला है अभी, तो मैंने कहा ठीक है इसको अपडेट कर दो वन से। अब फोर्थ इंडेक्स पे गया मैं, मैंने कहा यहाँ पे कौन सा वन मिला है, तो इसने कहा कि ये भी वन है, ठीक है, अगर ये भी वन है तो इसका मतलब जो मेरा पिछला वाला नंबर ऑफ वन था इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। अच्छा, आगे गया मैं, आगे भी मैंने देखा इसको, तो आगे जब मैंने इसको देखा तो क्या हुआ, ये भी वन है, तो मैंने क्या किया, जो पिछला वन था उसको, टू था उसको ऐड किया, एक और बढ़ा दिया और तीन हो गया। तो अब इसके आगे कोई इनपुट नहीं है, इनपुट खत्म मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन मिल गए मुझे, क्या मिल गया, एक तो ये वाला टू यहाँ पे आ गया, है ना, और एक ये वाला थ्री यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन कौन से हैं कि यहाँ पे दो नंबर ऑफ वंस मिल गए मुझे, यहाँ पे तीन नंबर ऑफ वंस मिल गए हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, सॉरी, हेयर आई बैक टू कंटेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें क्या करना है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस रिटर्न करना है। तो इन दोनों में अगर मैं मैक्सिमम देखूं, जो ये जो टू और थ्री है इसमें मैक्स क्या होगा, मैक्स मतलब बड़ा, तो बड़ा क्या है इसमें से, ये वाला थ्री नंबर, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, थ्री आना चाहिए। ये बात समझ में आई। सो बेसिकली मैंने क्या काउंट किया, मैंने काउंट किया कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो यहाँ पे दो थे, यहाँ पे तीन थे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट टू कॉमा थ्री से थ्री निकाल लिया क्योंकि ये मैक्सिमम था। अच्छा, अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो इसका हम एक तरीका ये देख सकते हैं क्या कि अगर मैं स्टोर कर लूं कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ वंस हैं, एंड देन आई फाइंड आउट कि उनमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो मैं रिजल्ट रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, और क्या हो सकता है,
तो चलो इसको थोड़ा सा कोड कर लेते हैं अभी यहाँ तक, है ना। यहाँ तक अगर हम बात समझ में आ गई तो इसके अकॉर्डिंग हम कोड कर लेते हैं, थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आते हैं यहाँ पे। तो लेट्स लेट्स डू कोडिंग हेयर। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस एरे नम्स को इटरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है। जब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, सपोज करो मैं यहाँ फॉर लूप चला रहा हूँ इसके स्टार्टिंग इंडेक्स से, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। मैंने बताया था कि जो एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक लूप चलाऊंगा मैं, इसकी लेंथ तक, है ना। सो नम्स डॉट length, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होती है प्रॉपर्टी। जावा में जैसे लेंथ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ तो ये बेसिकली मुझे क्या कर रहा है, इस नम्स एरे की लेंथ रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इसकी लेंथ कितनी है, 2 2 4 6 है, तो ये मुझे 6 रिटर्न करेगा। ठीक है। ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर लेस देन 6, यानी 0 से 5 तक। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, यही तो हमने देखा था। यहाँ पे 5 तक था ना इंडेक्स। मैं 6 तक नहीं चला रहा हूँ, मैं इक्वल टू 6 नहीं कर रहा हूँ। मैं इक्वल टू 6 कर दूंगा तो क्या होगा, वो 6 तक जाएगा। और 6 नाम का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, 6 इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एरे का साइज हमें प्री डिफाइन बताना होता है। ठीक है। और 5 तक ही यहाँ पे मैंने बता रखा है, 6 पे कुछ है ही नहीं, तो वो क्या कर देगा, वो आपको एरर दे देगा। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, नेम्स ऑफ लेंथ तक चलाया और मैंने कहा कि इस लूप को स्टार्ट प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 1 बाय 1 एरे को इटरेट कर रहा है। ठीक है। अब अगर ये 1 बाय 1 एरे को इटरेट कर रहा है, तो अगर मुझे कोई एलिमेंट एक्सेस करना है इस नम्स एरे का, तो मेरे को पता है कि मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, विद नम्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्या है यहाँ पे, स्टार्ट, है ना। अच्छा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम चेक करो कि जो भी तुम इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो, वो इंडेक्स 1 है, मतलब वो एलिमेंट उस इंडेक्स पे 1 है कि 0 है। अगर 1 है तो तुम यहाँ पे क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ नंबर ऑफ 1 का, और उसको क्या करो, इंक्रीज कर दो 1 से। इनिशियलाइज करो उसको 0 पे और इंक्रीज कर दो 1 से, है ना। तो वो करते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक नंबर ऑफ इंटीजर टाइप का बनाया, नंबर ऑफ 1। ठीक है। नंबर ऑफ 1। राइट। तो अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ 1 बनाया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलो स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लेट्स से बना लिया इंटीजर नंबर ऑफ 1। ठीक है। नंबर ऑफ 1, या इसको मैं कह सकता हूँ काउंट, राइट, क्योंकि मैं काउंट करना है ना, मैं कह सकता हूँ काउंट वंस। ठीक है। काउंट वंस। तो अब मैंने काउंट वंस को क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरा नम्स ऑफ स्टार्ट, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे 0, अगर ये 1 है, ठीक है, अगर ये 1 है, तो आपको क्या करना है, आपको कहना है कि जो काउंट वंस था ना, इसको आप क्या कर दो, काउंट वंस प्लस 1 कर दो। यानी पहले अगर ये 0 था, तो अब इसको क्या कर दो, 0 + 1 यानी कि 1 कर दो। ठीक है। ठीक है भाई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये लूप रिपीट होगा, है ना। अब इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो मैंने कहा कि इंडेक्स नंबर 1 पे भी अगर 1 है, तो पहले जो काउंट वंस है उसकी जो पहले वाली वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दो। तो ये वैल्यू यहां तक क्या बन गई, 2 बन गई। तो अभी तक जो काउंट वंस है इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, 2 हो गई होगी। ठीक है। जब मैं अगले इंडेक्स पे आया, यानी जब मेरा स्टार्ट वेरिएबल 2 हो गया, तो मैंने ये देखा कि जो मेरे पास एरे था 1,1,0,1,1,1, इस पे जो 2 इंडेक्स था वो 0 है। यानी अब ये जो काउंट वंस था ना, ये इंक्रीज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अब कॉन्जिक्यूटिव खत्म हो गई इसकी। अब यहाँ पे सीक्वेंस जो है खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर नम्स ऑफ स्टार्ट 1 नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपने कहा कि अब ये खत्म, काउंट ऑफ वंस खत्म, अब मैं इसको इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए एक ब्रेक पॉइंट का काम करेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अगर ये
जीरो है या कोई अदर होता है वन के अलावा, बिकॉज ये बाइनरी एरे है तो ये या तो वन होगा या जीरो होगा। तो मैं इसको कह रहा हूं कि ठीक है, अगर ये जीरो है तो मेरे पास काउंट वंस ना खत्म हो गया। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। यार अब मुझे अगर नए सिरे से शुरुआत करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस काउंट वंस को री इनिशियलाइज कर दूंगा। किससे? जीरो से, है ना। क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि ये जो काउंट वन वेरिएबल है ये क्या करे, ये नए वंस को काउंट करे। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया था ना, नंबर ऑफ वन का एक दूसरा वेरिएबल बनाया था जो काउंट कर रहा था अनदर। तो या तो मैं इसी टाइप का वेरिएबल बनाता जाऊं, एरे टाइप का, या फिर मैं क्या करूं, इस सेम वेरिएबल को यूज कर लेता हूं, है ना। इस सेम वेरिएबल को यूज कर लेता हूं। तो मैंने क्या कहा कि काउंट वंस को जीरो कर दो। तब आप बोलोगे कि यहाँ पे काउंट वंस को जीरो कर दिया है, तो यहां तक जो मैंने रिजल्ट स्टोर किया था, जो यहां तक मैंने रिजल्ट स्टोर किया था जो टू था, रिजल्ट ऑफ काउंट वंस यहाँ पे टू था, वो तो लॉस हो गया। मैंने कहा हाँ लॉस तो हो गया यहाँ पे। तो क्या करें हम, इस लॉस को बचाने के लिए हमको स्टोर करना पड़ेगा इसको। मैंने कहा ठीक है, तो आप एक क्या करो, आप ना एक और वेरिएबल बना लो जिसका नाम रख दो मैक्स काउंट, क्योंकि अभी तक हमको यही तो मैक्सिमम मिला है, अभी तक टू ही तो मैक्सिमम मिला है, तो मैं इसको मैक्स काउंट बोल देता हूँ, है ना। मैंने कहा मैक्स काउंट बना लो, और जब आप काउंट कर रहे हो, जो लोकली आप काउंट कर रहे हो, तो आप काउंट करके उसका इंक्रीमेंट करते जाओ। बट जब आप रीसेट कर रहे हो इस काउंट वन को, तो अपने जो अभी तक काउंट किया है ना, जो अभी तक काउंट किया है उसको कहाँ स्टोर करा लो, मैक्स काउंट के अंदर स्टोर करा लो। तो आपने कहा ठीक है, मैक्स काउंट के अंदर स्टोर करा लेते हैं हम। यहां तक बात समझ में आ गई। तो बेसिकली मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एक काउंट वंस नाम का बनाया यहाँ पे वेरिएबल, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इस काउंट वंस को मैंने वन बाय वन इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ तक तो मैं इंक्रीमेंट करता जा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे पास यहाँ जीरो आ गया था, मुझे पीछे वाले जो मैंने काउंट वंस बना रखे थे, यानी जो रिजल्ट यहाँ टू तक आया था, इसको मैंने को स्टोर करना था। तो मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लिया मैक्स काउंट, और उसमें इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो अभी इस मैक्स काउंट की वैल्यू क्या हो गई होगी, टू हुई होगी, है ना। और अब मैंने क्या कहा कि अब क्योंकि आप जीरो पे आ गए हो, यानी ये जीरो हो चुका है, तो अब मैं कह रहा हूं कि नए तरीके से काउंट स्टार्ट करो, रिकाउंटिंग करो आगे से, है ना। तो अब ठीक है, यहां तक कंटिन्यू हुआ। तो अब ये एल्स पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेगा, फिर से काउंट करेगा। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई भाई, जीरो वन टू तक काउंट कर चुका था, अब स्टार्ट की वैल्यू थ्री हो गई। तो अब इसने कहा कि स्टार्ट की वैल्यू थ्री है यहाँ पे, है ना। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थ्री हो गई। यही तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई। अब थ्री पे वन मिल रहा है हमको, तो ये क्या करेगा, इस इफ के अंदर जाएगा। और जब ये इफ के अंदर जाएगा, ये कहेगा कि जो नम्स ऑफ थ्री है वो अगर वन है, जो कि है इस केस में, तो काउंट वन को क्या करो, काउंट वन प्लस कर दो, है ना। अब काउंट वन की वैल्यू क्या हो चुकी थी, यहाँ पे रीसेट हो चुकी थी। तो अब ये काउंट वन क्या रहा था, अब यहाँ पे जीरो हो चुका था ना। तो अब क्या करेगा, जीरो प्लस वन कर देगा। तो अब काउंट वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इटरेशन के बाद लाइन नंबर नाइन के बाद वन हो जाएगी, है ना। तो मैंने कहा ठीक है करो। तो इसने इसको वन कर दिया। यहां तक बात समझ में आई। अब इसने इसको क्या कर दिया, वन कर दिया। तो अभी तक इसकी वैल्यू क्या हो रखी है, काउंट वन की वैल्यू क्या हो रखी है, वन हो रखी है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो ये इस इंडेक्स को देखेगा, अब फोर्थ वाले को। तो अब ये फिर कहेगा कि यार फोर्थ पे जो इंडेक्स है वो भी वन है। तो आप काउंट वन की वैल्यू क्या करो, एक और बढ़ा दो। तो अब वन प्लस वन हो गई, यानी कि क्या हो गई, टू हो गई। अब फिर ये थर्ड इंडेक्स को देखेगा। अब कहेगा अच्छा अभी भी काउंट वन वन है, तो अभी भी क्या करो, इस इफ के अंदर ही जाओ और काउंट वन की वैल्यू क्या करो, वन और बढ़ा दो। तो आपने क्या किया, वन और बढ़ा दी, है ना। तो वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई। तो अब यहाँ पे एरे की जो लेंथ है वो खत्म हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर लूप कंप्लीट हो गया। तो अब आप कहोगे ये फॉर लूप अगर कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, यानी ये फॉर लूप कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास दो चीजें आ गई। एक तो काउंट वन आ गया, ठीक है, जिसके अंदर थ्री स्टोर है। और एक मैक्स काउंट भी तो बना रखा था हमने, जिसने पिछला रिजल्ट स्टोर किया था, है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे क्या करना है, इस मैक्स काउंट और इस काउंट वन के में से एक चूज करना है जो मैक्सिमम होगा। यही तो कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इस मैक्स काउंट में से जो आपका वैल्यू पहले टू स्टोर कर रखा था, ये वाला पिछला रिजल्ट, और जो नया रिजल्ट है थ्री, है ना, इन दोनों में से एक चूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर लूप के बाहर आऊंगा और मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट होगा मेरा,
ठीक है, जो रिजल्ट होगा मेरा वो क्या होगा, देयर इज द लाइब्रेरी कॉल्ड मैक जो आपको रिटर्न करती है मैक्सिमम विद 2 नंबर्स। तो आप क्या करोगे, या तो आपका रिजल्ट काउंट वंस होगा या तो आपका रिजल्ट मैक्स काउंट होगा। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। तो ये क्या करेगा, ये चूज करेगा या तो 1 या तो 2 जो पहले वाला था, और या तो 3 जो नया वाला था, है ना। चलो ठीक है, तो इससे क्या रिटर्न कर देगा ये, इन दोनों में से मैक्सिमम जो कि आएगा 3, है ना। तो ये हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। ठीक, तो यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कोड यहाँ तक तो लिख दिया। अच्छा, अगर कोड यहाँ तक लिख दिया तो इसको रन करके देख लेते हैं कि अभी तक जो लिखा है मैंने उससे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो इसने क्या लिखा, कंपाइल एरर। तो कंपाइलेशन एरर क्यों दे रहा है ये, क्योंकि मैंने यहाँ आई चूज किया है, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है यहाँ से वेरिएबल यूज किया था स्टार्ट, बट यहाँ मैंने आई लिख रखा है। तो मैं क्या करूंगा, लाइन नंबर 6 पे एरर दे रहा है, तो मैं लाइन नंबर 6 पे जाऊंगा। और जब मैं लाइन नंबर 6 पे जाऊंगा तो मैं इसको चेंज करूंगा, इस आई को मैं चेंज कर दूंगा स्टार्ट। ठीक है, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा आउटपुट क्या हो गया, 3। ये बोल रहा था कि 3 आना चाहिए था और मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो ये टेस्ट केस तो मेरा पास हो गया। अब हम दूसरा टेस्ट केस भी देख लेते हैं, यानी कि दूसरा टेस्ट केस क्या है मेरे पास, ये वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो लेट्स कॉपी दिस, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप रन कोड पे क्लिक करोगे तो इस टेस्ट कस्टम टेस्ट केस के अकॉर्डिंग वो रन करेगा। तो अभी भी ये कह रहा है कि हाँ, जो आपका आंसर है 2, वो यहाँ भी 2 मैच कर रहा है, तो यानी कि ये दोनों तो पास हो रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों तो पास हो रहे हैं, है ना। तो ठीक है, अगर पास हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, एक इनपुट और देख लेते हैं हम यहाँ पे अपने हिसाब से लेके। क्या देख सकते हैं कि मान लो दो कंसेक्यूटिव 1 है, फिर 0 है, और फिर मान लो 1 है, और 1,1,1 है, और फिर मान लो 0। मैंने ऐसे रैंडम कोई इनपुट उठा लिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि भाई इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है और इनके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। तो मेरा आंसर 3 आ रहा है और उम्मीद भी इनको 3 की है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है, कि भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा बाकी टेस्ट केसेस पे। तो देखो यहाँ पे रॉन्ग आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, रॉन्ग आंसर आ गया। मतलब इतने बड़े इनपुट में मेरा कोड गया और वहां पे क्या आ रहा है, ये रॉन्ग आंसर आ रहा है। मेरा आउटपुट आ रहा है 2317 और इनको उम्मीद थी 2840 पे, यानी कहीं तो कुछ गलत हो रहा है ना। ठीक है भाई, देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में कि क्या हो सकता है दिक्कत इसमें। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ रख रखा है कि नम्स ऑफ स्टार्ट अगर 1 है तो काउंट करो काउंट प्लस 1, एल्स मैक्स काउंट को स्विच कर दो काउंट 1 से और काउंट 1 को रीइनिशिएट कर दो 0 से। ठीक है, अच्छा, तो अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे बनाया एक इनपुट, सपोज करो 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिया और 1 यहाँ पे आया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया 1,1,1, 0,1, ये किया मैंने। ठीक है, और एक और ले लेता हूँ 0। ठीक है, 0,1,1,1। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पे दो 0 इंट्रोड्यूस कर दिए। मैंने कहा कि 1,1,1,1 और 1,1। तो यहाँ पे एक तो 3 मिल रहा है, एक तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, और एक यहाँ क्या मिल रहा है, 2,1 मिल रहा है ना। इसको देखते हैं जरा क्या आउटपुट दे रहा है ये। देखो, ये देखो फेल हो गया। क्या बोल रहा है ये कि आपका आंसर आ रहा है 2, मुझे उम्मीद है 3 की। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस इनपुट को थोड़ा सा ना, इस इनपुट पे अपना लॉजिक इटरेट करके देखते हैं। मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इश्यूज आप फेस कर सकते हो, है ना। तो इसको सॉल्व करने के तरीके भी आपको साथ में बता रहा हूँ। तो अब हम इस इनपुट पे ना अपना कोड देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक काउंट वंस वेरिएबल है जिसको 0 से इनिशियलाइज करो, मैक्स काउंट को 0 से इनिशियलाइज करो, स्टार्ट करो 0 से। नम्स ऑफ स्टार्ट अगर 1 है, जो कि इस केस में है, तो काउंट 1 कर दो, काउंट 1 प्लस 1। तो यानी कि अब पहले 0 था, अब क्या हो गया, पहले 0 था अब क्या हो गया, 1 हो गया।
तो 0 पहले वाली वैल्यू, अब 1 हो गया तो 1 हो गई, ठीक है। फिर ये यहाँ पे गया तो फिर से इफ ब्लॉक में जाएगा क्योंकि नम्स ऑफ स्टार्ट 1 है, तो इस पे वो क्या करेगा, +1 कर देगा। फिर इस पे जाएगा, फिर इस एरे के अंदर आएगा तो ये भी 1 कर देगा। तो ये तीन ऐसे काउंट हुए, अब आया 0, तो 0 पे ये कोड तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है मेरा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने कहा कि जो भी मैक्स काउंट था, ठीक है, जो इनिशियल 0 था, इसको तुम क्या कर दो, काउंट वंस कर दो, यानी कि 3 आया तो 3 कर दो। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ चुका है, ये स्विच हो चुका है, काउंट वंस 0 हो गया है, यानी अब ये वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, ठीक है। अब इटरेट करेगा दोबारा, तो अब इस वाले पे आया होगा, तो नम्स ऑफ स्टार्ट क्या है, 1 है, ठीक है। तो मैंने कहा काउंट की वैल्यू जो पहले थी, जो कि 0 थी, क्योंकि यहाँ पे रीसेट हो चुकी है, अब इसको इंक्रीज कर दो बाय 1, तो इसने क्या किया, 1 से इंक्रीज कर दिया। फिर इसने 0 इनकाउंटर किया यहाँ पे, जैसे ही इसने 0 इनकाउंटर किया, क्या हुआ होगा, ये कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ होगा। कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा। अच्छा, इस वाले कोड ने क्या किया होगा, जो मैक्स ऑफ काउंट है उसको काउंट वंस कर दिया होगा, है ना। तो यानी ये मैक्स ऑफ काउंट इसने 3 हटा के क्या कर दिया होगा, 1 कर दिया होगा। बात समझ में आई, यहाँ पे इशू है, क्योंकि मैक्स काउंट पहले तो 3 था, ठीक है, और नई वैल्यू जो आ रही है इस मैक्स काउंट के लिए, वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अगर मैंने इस मैक्स काउंट को इस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये मैक्सिमम थोड़ी रह गया, ये तो ये हो गया ना कि पहले 3 था, आपने छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब ये जो लाइन नंबर 10 है, इसने क्या किया, 1 से रिप्लेस कर दिया होगा। और जब ये और आगे बढ़ा होगा, तो इसने ये दो काउंट किए होंगे, तो यानी ये वैल्यू क्या हो गई होगी, अगर आप फिर से अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो ये 0 + 1 हो गई होगी, यानी 2। और फिर इसने यहाँ इस न्यू वैल्यू को, मैक्स काउंट की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दिया होगा, 2 से रिप्लेस कर दिया होगा। जब इसने यहाँ 2 से रिप्लेस कर दिया होगा, इसीलिए तो ये आउटपुट, और यहाँ पे जब ये मैक्स 1 पे आया होगा, तो इसलिए क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है। लेकिन आना क्या चाहिए, 3, और 3 आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू मैक्स काउंट की थी ना, वो तो रही नहीं मेरे पास। इसने इस 0 ने क्या किया ना, उसको स्वैप कर दिया, उसको हटा दिया और अपने आप को ले आया। अच्छा, तो मैं ये देख रहा हूं कि यार ये जो मैं हटा रहा हूं ना, लाइन नंबर 10, वो गलत हटा रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए, आइडियली अगर मैं सोच के देखूं, तो ये जो मैक्स काउंट की वैल्यू है, मुझे तभी अपडेट करनी चाहिए अगर मेरी जो ये नई वैल्यूज हैं, वो इस मैक्स काउंट की वैल्यू से क्या हो, बड़ी हो। क्योंकि मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 1। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि ये जो मैक्स काउंट की वैल्यू है, अगर इस न्यू वैल्यू से बड़ी है, तो क्यों करना मुझे स्वैप, मुझे नहीं करना चाहिए ना। ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि अगर मैं स्वैप कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं तो छोटी वैल्यू पे आ जा रहा है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तो ये तो कंडीशन जो मैंने यहाँ लगा रखी है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मैक्स काउंट है, वो बेसिकली आप तभी अपडेट करो, अगर इस ये जो मैक्स काउंट है तभी अपडेट करो, जो नए काउंट वंस हैं, यानी जो यहाँ वैल्यूज आ रही हैं, वो अगर बड़ी हो पहले वाले से, तभी इसको अपडेट करो। यानी कि ये वैल्यू तभी अपडेट करो जब नई वैल्यू या तो 5 हो, है ना, जो पहले वाले से बड़ी हो। अगर यहाँ 5 होती तो इसको अपडेट करो, नहीं तो ना करो। तो ये चीज अगर मैं करके देखूं, अगर हो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पे। यहाँ पे मैं हमेशा अपडेट कर दे रहा था, जब मैं हमेशा अपडेट कर दे रहा था, तो हो क्या रहा था, वो छोटी वैल्यू से भी उसको अपडेट कर दे रहा था। जब और छोटी वैल्यू से जब अपडेट कर दे रहा था, तो ये मैक्सिमम तो रह ही नहीं गया, ये तो स्मॉल हो गया। तो अब इसको हमने क्या किया, मैक्स काउंट को तभी अपडेट किया जब ये नया वाला काउंट, यानी जब वो ब्रेक हो रहा है, उसके बाद वाले काउंट बड़े हों। तो अब मैंने अगर ये किया, मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। तो देखो अब 3 आ गया, है ना, अब 3 आ गया, क्योंकि अब इसने तभी अपडेट किया जब वो मैक्स काउंट क्या हुआ, 1, मैक्स काउंट क्या हुआ जब ज्यादा हुआ, है ना। तो एक इनपुट और ट्राई करके देखते हैं इसमें जरा, कि इस कोड के हिसाब से मैं टेस्ट केसेस कैसे लिख रहा हूँ, मैं कोड के हिसाब से लिख रहा हूँ अलग अलग, है ना। तो सपोज करो यहाँ पे अगर 1 होता, 0 होता, 1 होता, 0 होता, अब क्या होगा इस केस में, ये देखते हैं। तो इसमें आइडियली इनपुट क्या आना, मैंने दिया है 1,0,1,0। तो आना क्या चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि ये ही 1 मैक्सिमम है। उसके बाद वाला जो 1 होगा, वो इस केस में जब जाएगा, तो क्योंकि लेस देन नहीं है ना, क्योंकि ये इक्वल है, ग्रेटर तो है नहीं काउंट 1, तो 1 ही आना चाहिए। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई।
तो देखते हैं, देखो ये सही चल रहा है ना, 1 आ गया यहाँ पे। चलो अब इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो ये एक्सेप्ट हो गया। देखो ये मैंने कोड जो है एक्सेप्ट हो गया। इसने 42 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए और सारे टेस्ट केस पास हैं। और ये 1 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो गया। और मेमोरी यूजेस इसका कितना है, 44.4 MB। देखो है ना, ये मेमोरी यूज दिखा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो रन टाइम दिखा रहा है आपको डिफरेंट इनपुट्स पे कितना चला। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे इसने लिखा है कि आप योर मेमोरी यूजेस बीट 64.23% ऑफ जावा सबमिशन। यानी कि मेरा जो मैंने जो कोड लिखा है वो 64.23% लोगों से बेटर कोड है मेमोरी के परस्पेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि मेरा कोड जो है वो लेस देन 64.23% जो लोग कर रहे हैं कोडिंग इस वाले क्वेश्चन की, उससे बेटर है। ठीक है, ये इसने चीज समझ में आ गई। अब मेरा कोड क्या हो गया, सबमिट हो गया। जब मेरा कोड सबमिट हो गया है और ये सब कुछ सही से चल रहा है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी ऑप्टिमाइजेशन करने हो तो आप कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को ना अच्छी सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं कि टैकल क्या करना है, टेस्ट केसेस कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, वो इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। इसमें मैंने काफी डिटेल में एक्चुअली में इसको अप्रोच किया है। ये बहुत स्मॉल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको डिटेल में अप्रोच किया कि किस तरीके से आप इसको सोचते हो, किस तरीके से थिंक थ्रू करते हो। तो जैसे ही आप समझ जाओगे तो आप जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कर लोगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई नो इट्स अ बिट लॉन्ग, बट आई वांट टू प्रोवाइड यू अ डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑन इट। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर्स विद इवन वन, ये आप खुद ट्राई करिएगा कि देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मैं इसका भी सॉल्यूशन लिख के अपने गिटहब में पुश कर दूंगा, जिससे अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।